हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और यहाँ पर 11th की केमिस्ट्री में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनसे क्या क्या प्रश्न किस टॉपिक से पूछा जा सकता है उनके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार से उत्तर लिखना है वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, किसी चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ओके, लास्ट सेशन में भी हमने कुछ प्रश्न उत्तर देखे थे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। कोई रासायनिक बंध कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक बंध कैसे बनता है। According to Cursell and Lewis, atoms combine together in order to complete their respective octet so as to acquire the stable inert gas configuration. This can occur in two ways: by transfer of one or more electrons from one atom to other, or by sharing of electron between two or more atoms. ठीक है, जब हम किसी भी एटम की बात करते हैं बच्चों, तो कोई भी जो परमाणु है उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या है कि उसको इनर्ट गैस, जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, उनके समान विन्यास प्राप्त करना होता है, अपना अष्टक पूरा करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं बाह्यतम कोश में। ठीक है, उसके लिए वो क्या करता है, या तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट प्राप्त करेगा, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट प्राप्त करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, शेयरिंग करता है, यानी कि साझेदारी करता है। ठीक है, इस प्रकार से वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और इन सब के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के कारण या फिर उनकी शेयरिंग के कारण वहां पर बंध बनते हैं, और इन्हीं बंधों को आपका क्या कहा जाता है, रासायनिक बंध कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम सिंपल अगर NaCl की बात करें तो NaCl में आपका क्या होता है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो सोडियम क्लोराइड को। तो NaCl में क्या होता है, आपका सोडियम में आपके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसकी बात की, हमने NaCl की बात की। ठीक है, ये आपका NaCl है, एक कंपाउंड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे आप कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका Na है और Cl है। ठीक है, Na के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है Na में, और Cl में आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो 2 8 1 का आता है, 17 के लिए देखेंगे तो 2 8 7 का आता है। किसकी बात करते हैं, बाह्यतम कोश की बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कैसे ग्रहण करेंगे, दोनों एटम को स्टेबल होना है और दोनों को क्या करना है, ऑक्टेट ग्रहण करना है। इसके लिए आपका Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करने से क्या होगा, आपका इसके बाह्यतम कोश ये वाली हो जाएगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस के समान इसने विन्यास प्राप्त कर लिया। Cl की बात करते हैं, Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पर इसके 8 हो जाएंगे तो ऑक्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसको Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये Na देगा। ठीक है, और इस प्रकार से क्योंकि Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से इनके बीच में क्या होगी, एक प्रकार का रिलेशनशिप जिसे आप कहते हैं, रिश्ता जिसे कहते हैं, वो बनेगा। और वो रिश्ता आप केमिस्ट्री की फॉर्म में क्या कहते हैं, उसको बॉन्ड कहते हो, यानी कि बंध। और ये बंध कैसा होगा, केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन दे करके क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने से, या आप कह सकते हैं क्लोरीन Na से इलेक्ट्रॉन लिया है, और इस प्रकार उनके बीच में एक रासायनिक बंध बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चे, NaCl के अलावा सपोज आपके पास CH4 है। ठीक है, मीथेन आप जिसे कहते हैं। मीथेन में क्या होता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अभी बॉन्डिंग के टाइप्स आप पढ़ते हैं तो उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग आता है। वैसे हम बात करेंगे तो कार्बन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में आपके 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस 12 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 12 उसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ये तो NaCl के बारे में हो गया। अभी हम बात करेंगे एक और कंपाउंड CH4 मीथेन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 आपके परमाणु है। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में आपके कितने,
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 6 हाइड्रोजन का होता है एक, 6 के लिए कितना आ जाएगा, 2 और 4 का विन्यास आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक है तो एक ही विन्यास है, ठीक है। तो कार्बन के भाइदम कोश में कितने हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। तो ये 4 और प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को हीलियम के साथ समान विन्यास प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हैं ना। कार्बन पे तो अपने पास कितने हैं, कार्बन की बात की तो उसके बाह्यतम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने दिखा दिए क्रॉस से 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 है, उन 4 हाइड्रोजन को भी हम दिखा देते हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा, 4 हाइड्रोजन हो गए। चारों के पास कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ग्रीन डॉट से हम दिखा रहे हैं ये किसके हैं, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ओके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए, हीलियम के समान विन्यास बनाना है। कार्बन के पास 4 है, उसको 4 और चाहिए। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर बनती है बंध बनते हैं, ठीक है। और बंध कैसे बन रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहे हैं। साझेदारी क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो और अपना इलेक्ट्रॉन भी मुझे शेयर करने दो, वो वाला वहां पर फॉर्मेशन चलता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन में आप इस रेड जो ये शेप बनाई है मैंने, इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन आते हुए दिख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, एक जो कार्बन का था क्रॉस वाला और एक ये ग्रीन डॉट जो हाइड्रोजन का स्वयं का था, ओके। इस प्रकार दूसरा हाइड्रोजन, इसके भी 2 हो गए पूरे, ये वाला हाइड्रोजन इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन के 4 अपने पहले से थे जो ब्लैक क्रॉस दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा ये सभी हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करता है, क्योंकि साझेदारी हो रही है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब कार्बन के पास कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने भी अष्टक प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि साझेदारी हो रही है तो साझेदारी के कारण यहाँ पर बच्चे क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं बॉन्ड, ये आपका बंध बन रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से CH4 मीथेन इस प्रकार से बंध बनाता है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एटम्स के मध्य में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, या आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी से शेयर करने से आपका कोई भी जो वहां पर वो अष्टक पूरा कर रहे हैं तो उसके कारण वहां पर बंध बन रहे हैं, यानी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप पूरा इसको लिखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो आपने क्या कहा, atoms combine together in order to complete their respective octets so as to require the stable inert gas, ताकि वो क्या प्राप्त कर सकें, inert gas configuration प्राप्त कर सकें, ठीक है। this can occur in 2 ways, ये 2 तरह से हो सकता है, by transfer of 1 electron or more electron from one atom to other, जैसे कि किसके केस में हुआ, Na और Cl के केस में हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके, यानी Na ने Cl को दिया, या आप कह सकते हैं Cl ने Na से इलेक्ट्रॉन लिया, इसके द्वारा बंध बन सकता है, या फिर किसके द्वारा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स, या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आपका कोई भी बंध बनता है, जैसे कि हमने किसमें देखा, CH4 में देखा, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं के मध्य क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरा इस आंसर को एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर आपको टाइप्स भी पूछ सकता है तो वहां पर आप ये बता सकते हैं कि 2 प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लेविस डॉट सिंबल फॉर symbols for atoms of the following elements Mg, Na, B, O, N, Br, ठीक है। यहाँ पर आपके एलिमेंट्स के सिंबल आपको दिए गए हैं और उन सिंबल्स के लिए आपके एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम हो गया, Na सोडियम हो गया, B बोरोन, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, Br ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स दिए गए हैं, आपको कौन सा सिंबल बनाना है, आपको लेविस डॉट सिंबल बनाना है, ठीक है। लेविस डॉट सिंबल बनाएंगे और वहां पर आप बताएंगे कि कौन से एटम के लिए या कौन से एलिमेंट के एटम के लिए कौन सा सिंबल आएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पर लेविस डॉट सिंबल बनता कैसे, वहां लेविस डॉट सिंबल में आप सिर्फ उसकी वैलेंसी को शो करते हैं,
कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे 12 Mg यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 का हो जाता है, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, बाह्यतम कोश में है आपके, बाह्यतम कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आप इस प्रकार Mg के ऊपर दिखा देंगे, इसी को क्या कहा जाएगा, लेविस सिंबल कहा जाएगा। दूसरा 11 Na यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे, 2 8 2 का 2 8 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पहली कोश में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को आप Na के ऊपर दिखा देंगे, यही आपका लेविस सिंबल बन जाएगा। तो ये Na लिखा आपने और उसके ऊपर आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। क्लियर। तीसरा है आपका बोरोन। बोरोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन को आप 2 और 3 का कॉन्फ़िगरेशन देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक पहली शेल में 2 और दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इन 3 के लिए आप सिंबल इस प्रकार बनाएंगे, लेविस सिंबल। बोरोन, और बोरोन के ऊपर आपने क्या दिखा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। 8O यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 8 होता है, 8 उसमें इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ दिखा देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर दिखा देते हैं, ये तो इसका लेविस सिंबल बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर उसके 6 इलेक्ट्रॉन। ओके। 7N नाइट्रोजन का 5 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5, तो 2 और 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, लेविस सिंबल इस प्रकार से बनाएंगे, एन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन। ओके। Br35 ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 2 8 18 और 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है, तो ब्रोमीन के सिंबल के ऊपर इस प्रकार से आप 7 इलेक्ट्रॉनों को दिखा दोगे। चलिए, तो इस प्रकार से अगर कोई भी एलिमेंट आपको मिलता है, आपको उसका परमाणु का क्रमांक याद होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कितने परमाणु क्रमांक है उसका, इसके आधार पर आप उसका लेविस सिंबल बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको परमाणु का क्रमांक ही पता नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे कि कितनी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और साथ ही बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर आप कैसे लेविस सिंबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, परमाणु का क्रमांक ध्यान होना चाहिए कि परमाणु का क्रमांक कितना है किसी भी एलिमेंट का, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या बनाएंगे, कोई भी लेविस सिंबल बना लेंगे किसी भी एटम का। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट लेविस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस S and S2 नेगेटिव, Al and Al3 नेगेटिव, H and H नेगेटिव, ठीक है। तो आपने आयंस के लिए, अभी तक आपने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स बनाए, अभी आपने आयंस के लिए सिंबल बनाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारे उदासीन परमाणु हैं उनकी बात करते हैं, यानी जिन एटम्स में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है उनकी बात करेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमारे पास उनका ही होता है, ठीक है। जैसे सल्फर की बात कर रहे हैं तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है। तो बाह्य 2 8 6 का इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेविस सिंबल इस प्रकार से आएगा सल्फर का। ओके। जब S2 निगेटिव की बात करते हैं तो 2 निगेटिव यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिए हैं, तो अभी 6 की जगह बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आप सल्फर में इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ओके। और उसके ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, तो समझ में आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, उसने गेन किया। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 2 8 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। लेविस सिंबल इस प्रकार से आ जाएगा, Al के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन। Al3 पॉजिटिव से क्या समझते हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इस प्रकार से आप Al3 पॉजिटिव दिखा देंगे, यानी इसकी वैलेंस जो बाह्यतम कोश है अब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। 1H1 से 1H यानी कि आपका हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपने सिंबल क्या बनाया, लेविस सिंबल, H के ऊपर 1 डॉट यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। H निगेटिव से क्या समझते हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, तो अब उसके पास कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से H के ऊपर 2 आ जाएंगे और आप इसमें निगेटिव का साइन भी दिखा देंगे, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, इनके लिए भी आपको क्या करना है, लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। ये मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ आयन्स हैं, कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके लिए लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। कौन कौन से हैं? H2S है, SiCl4 है, BeF2, CO3 2 नेगेटिव एंड HCOOH। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले H2S की बात करते हैं, तो ये H2S के लिए सिंबल हो जाएगा। ठीक है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। SiCl4 की बात करेंगे तो इस प्रकार Si आपका सेंट्रल में आ जाएगा, सेंट्रल एटम है, और इसके साथ 4 Cl जुड़े हुए हैं। तो आपको Cl पर सारे लोन पेयर्स जो भी आपके होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर में चला जाता है, बाकी लोन पेयर में आ जाते हैं, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने होते हैं। ओके, और BeF2 की बात करेंगे तो इस प्रकार से बेरिलियम से एक एक फ्लोरीन का वहां पर बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से बाहर दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा रहा है शेयरिंग में, ओके, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ये F के ऊपर आ जाएंगे, दोनों F के ऊपर। CO3 निगेटिव की बात करेंगे तो सी कार्बन के साथ इस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। एक ऑक्सीजन जो होगा वो डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी सिंगली बॉन्डेड है, दिख रहा है ना आपको। और क्या हो रहा है फिर, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा उसके 2 ऑक्सीजन जाएंगे शेयरिंग में, यानी बॉन्ड पेयर में, और बाकी उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस प्रकार से उसके ऊपर आप लोग दिखाएंगे लोन पेयर में। ओके, बाकी 2 जो ऑक्सीजन होते हैं जो सिंगली बॉन्डेड होते हैं उनके एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, और बाकी जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से दिखा रहे हैं। ओके, तो ये CO3 निगेटिव हो गया। तो 2 निगेटिव से क्या समझ रहे हैं आप लोग कि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एक इस ऑक्सीजन पे जो ये सिंगली बॉन्डेड है और दूसरे इस ऑक्सीजन में। तो दोनों में एक एक सिंगली बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, HCOH की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ता है, या आप क्या कहेंगे, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन के साथ, ये आपका पूरा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, COOH जिसे आप कहते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग में जाएगा, एक आपका सिंगल बॉन्डिंग में जाता है, और दोनों हाइड्रोजन अलग से जुड़े हुए होते हैं। ओके, कार्बन जो जुड़ा होता है वो 4 बॉन्ड अपने किसके साथ बना रहा है, डबल बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो ऑक्सीजन के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर इस बॉन्डिंग में चला गया, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बॉन्डिंग में। चौथा जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 तो इसमें दिखा रखे, एक इसके साथ बॉन्डिंग में आ गया है शेयरिंग में, और एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में जाएगा। ओके, और ये हाइड्रोजन का एक शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस प्रकार से पूरे सबके क्या बन गए, लेविस स्ट्रक्चर बन गए, जहां पर आप बॉन्ड दिखाते हैं और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी आप वहां पर दिखाते हैं एटम के ऊपर। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, ऑक्टेट रूल को समझाना है कि अष्टक का नियम क्या है, उसके सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है, और उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, octet rule, atoms of elements combine with each other in order to complete their respective octets so as to acquire the stable gas configuration. Okay, क्या कहा जाता है यहाँ पर, अष्टक का नियम कहता है कि कोई भी जो परमाणु होगा वो परमाणु किसी अन्य एलिमेंट के, किसी दूसरे तत्व के, या फिर उसी तत्व के किसी दूसरे परमाणु से जुड़ करके अपना अष्टक पूरा करता है इलेक्ट्रॉन को दे करके, या जुड़ता है किसी के साथ, और जुड़ करके, जुड़ने से क्या तात्पर्य है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, जो भी होगा उसके लिए वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। समझ रहे हैं, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि उसको किसी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल गैस के समान कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। स्टेबल गैस से क्या समझ रहे हैं, जो अक्रिय गैसों की बात कर रहे हैं या इनर्ट गैसों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं with each other in order to complete their respective octet,
ठीक है, क्या पूरा करने के लिए? अपने रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स को पूरा करने के लिए। ओके, सो एज टू एक्वायर, जिससे कि वो क्या कर सके? अक्वायर द स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे वो स्थायी गैसों के समान विन्यास को प्राप्त कर सके। ठीक है ना, स्थायी गैसों का विन्यास क्या कहता है कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हैं ना? हीलियम को छोड़ करके बाकी और गैसों की बात की जाए तो उन सभी में बाहर के जो ऑक्टेट हो, बाहर का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम का केस कौन सा हो जाता है कि वहां पर उसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पहली शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो जब हाइड्रोजन को विन्यास प्राप्त करना होता है तो अभी वो किसी और के समान तो विन्यास प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा? वो 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ग्रहण नहीं कर सकता, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम के समान विन्यास बनाता है। तो हीलियम क्या हो गई? स्टेबल गैस हो गई। स्टेबल गैस की श्रेणी में रखेंगे, अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखेंगे उसको। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी एटम को अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त करना होता है, अपना अष्टक पूरा करना होता है, यही ऑक्टेट का रूल कहता है। और इसके लिए वो एटम के साथ जुड़ता है, अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, क्या कहा जा रहा है? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन, ये हमें इस चीज की व्याख्या करता है कि क्यों डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर के आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है? क्योंकि जो जो एटम, जो जो परमाणु उसमें हैं, जैसे हमने CH4 की बात की थी, तो CH4 में कौन कौन से परमाणु है? 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 कार्बन का परमाणु है। तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु 1 कार्बन के परमाणु से क्यों जुड़ रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों हो रही है? ये हमें ऑक्टेट का रूल बता रहा है कि उनको, कार्बन को और हाइड्रोजन को अपना स्टक पूरा करना है, स्टेबिलिटी चाहिए उनको, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो जुड़ रहे हैं आपस में। और आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl की बात की, आयनिक कंपाउंड है आपका एक। NaCl क्या कर रहा है? वहां पर इलेक्ट्रॉनों को लॉस और गेन कर रहे हैं, यानी सोडियम का जो परमाणु है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वहीं पर क्लोरीन का परमाणु सोडियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन से आपका क्या हो रहा है? एक कंपाउंड बन रहा है। और वही क्यों बन रहा है? क्योंकि वहां पर दोनों एटम्स को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अपना अष्टक पूरा करना है, स्थायी गैस के समान विन्यास या अक्रिय गैस के समान विन्यास उन्हें प्राप्त करना है। इसीलिए क्या हो रहा है? आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया, ये हमें समझाता है, ऑक्टेट रूल हमें समझाता है कि क्यों यहाँ पर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड बन रहे हैं। ओके, इसके अलावा लिमिटेशंस क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। However, some of noble gas elements like xenon have formed compound with fluorine and oxygen, for example HCF2 and HCF4 etc. Okay, क्या होता है? ऑक्टेट जो रूल है वो कहता है कि कोई भी जो एलिमेंट होगा, उसका जो एटम होगा, वो अपने सबसे समीप के जो अक्रिय गैस है उसके समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे हमने हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल लिया। हीलियम हाइड्रोजन के सबसे निकट वाला क्या है? अक्रिय गैस है। तो हाइड्रोजन कोशिश करेगा हीलियम के समान विन्यास प्राप्त करने की, लिथियम भी कोशिश करेगा हीलियम के समान विन्यास प्राप्त करने की। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ नोबल गैसेस हमें किस प्रकार से दिखती है, जैसे जिनॉन का एग्जाम्पल है। तो जिनॉन क्या करता है? यहाँ पर जिनॉन है फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जिनॉन क्या करता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। जबकि जिनॉन आपका कैसा है? जिनॉन अक्रिय गैस है आपकी, और वो फिर भी क्या कर रहा है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन हो रहा है। जबकि फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन आप कहते हैं कि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, हेलोजन है वो एक, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, निकटवर्ती ना होकर के फिर भी कंपाउंड बना रहे हैं। देयरफॉर वैलिडिटी ऑफ द ऑक्टेट रूल हैज बीन चैलेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? उसकी वैलिडेशन पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्यों, मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि कहीं कहीं पर कोई भी रूल पढ़ने पे एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो जिनॉन के कंपाउंड भी एक्सेप्शन देते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और लिमिटेशन क्या है? एक लिमिटेशन तो ये हो गई कि यहाँ पर उसकी वैलिडेशन पर क्वेश्चन उठ जाता है कि कैसे ये वैलिड हो सकता है कि जिनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ
आपका कंपाउंड बना रहा है, जबकि आप रूल कहता है कि कोई भी जो एटम होगा वो अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस होगा उसके समान कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ओके, और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बात नहीं करती है। ओके, तो ये पूरा ऑक्टेट रूल हो गया, इसकी सिग्निफिकेंस हो गई और लिमिटेशन हो गई। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने प्रश्न कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।